नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। माय सेल्फ डॉक्टर रितु वर्मा एंड आज हम पढ़ेंगे कि फोरियर सीरीज क्या होता है। तो बेसिकली फोरियर सीरीज का जो इन्वेंशन है वो एक साइंटिस्ट है फोरियर, उन्होंने किया था और उन्होंने बताया था हमें कि मैनी आर्बिट्रेरी पीरियोडिक सिग्नल मतलब कोई भी पीरियोडिक सिग्नल अगर हमें गिवन है तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेटेड सम ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड एक्सपोनेंशियल। दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई पीरियोडिक सिग्नल गिवन है या क्वेश्चंस में हमें कोई पीरियोडिक सिग्नल गिवन है तो उस पीरियोडिक सिग्नल को हम जो कॉम्पोनेंट्स कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स मतलब होते हैं तो या तो हम उसे साइन या कॉस के टर्म में ब्रेक करके हम लिख सकते हैं। ब्रेक करके मतलब अगर xt है तो xt को हम साइन कॉस के टर्म में मतलब उसमें कितने साइन वेव ऐड हो रही है कितनी कॉस वेव ऐड हो रही है उस टाइप में हम उसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। देखिए जैसे मतलब अगर हमारे पास कोई पीरियोडिक सिग्नल गिवन है, लेट सपोज हम ये ले लेते हैं कि ये एक पीरियोडिक सिग्नल हमें गिवन है। ओके, तो फोरियर ने हमें ये बताया कि अगर ये फोरियर अगर कोई पीरियोडिक सिग्नल हमें गिवन है तो उस पीरियोडिक सिग्नल में कितना, जैसे आप अगर किसी भी साइन वेव को एन नंबर ऑफ टाइम में इनफाइनाइट टाइम अगर आप ऐड करते हो तो उसका शेप चेंज हो जाता है। सिमिलरली साइन वेव या कॉस वेव आप इन सब दोनों को अगर एक साथ एन नंबर ऑफ टाइम या मान लो 3 टाइम्स 4 टाइम्स अगर आप ऐड करते जाओगे तो उनका जो शेप है वो चेंज होता जाता है। तो फोरियर ने हमें ये बताया कि अगर कोई भी पीरियोडिक सिग्नल हमें गिवन है, नॉट लाइक द स्क्वायर वेव, अगर हम चाहे सॉटूथ वेव भी देखना चाहते हैं तो उन्होंने हमें ये बताया कि कोई भी पीरियोडिक वेव अगर आपके पास है तो उस पीरियोडिक वेव को हम साइन एंड कॉस के टर्म में ब्रेक कर सकते हैं। तो साइन और कॉस के टर्म में आप ब्रेक कर सकते हो तो साइन और कॉस के बाद में आप एक्सपोनेंशियल्स भी उसके पता कर सकते हो, मतलब उसे e टू द पावर j थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो फोरियर ने हमें ये बताया कि अगर कोई भी पीरियोडिक सिग्नल है जो कोई भी पीरियोडिक सिग्नल गिवन है तो उसे हम एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं सो दैट हम उस जो वेवफॉर्म है उस इस जो वेवफॉर्म का हम एनालिसिस करके उसे फर्दर हमारे जो डिजाइनिंग पर्पस होता है सिस्टम का उसमें हम किस तरीके से उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये देख सकते हैं, या हम किस तरीके से उसे यूज कर सकते हैं हम ये देख सकते हैं। तो ये तो हुई डेफिनेशन कि अगर कोई भी पीरियोडिक सिग्नल है तो उस पीरियोडिक सिग्नल को हम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल और साइन और कॉस के फॉर्म में हम उसे ब्रेक करके लिख सकते हैं या समेशन के फॉर्म में ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो अब थी तो हमने डेफिनेशन देखी, अभी हम इसे समझ लेते हैं कि हम यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं। तो मान लीजिए हमें कोई क्वेश्चन xt गिवन है या मतलब कोई हमें फंक्शन गिवन है xt, तो xt इज इक्वल्स टू 2 + 4 cos 2 पाई टी है प्लस 8 sin पाई 4 पाई टी, ये हमें क्वेश्चन ये हमें गिवन है। अब हमें इसका फोरियर जो ये तो हमें गिवन है तो अब हमें इसका जो एक्सपांशन देखना है कि ये जो सीरीज हमें गिवन है तो ये तो ऑब्वियसली पीरियोडिक होगा बिकॉज कॉस भी है साइन भी है, अगर आप साइन कॉस को ऐड भी करोगे तो भी आपके पास पीरियोडिक सिग्नल ही आएगा। तो ये तो हमें पता है कि ये पीरियोडिक सिग्नल है, तो अगर पीरियोडिक सिग्नल है तो हम उसे किस तरीके से ब्रेक करके लिख सकते हैं सो दैट हम उस जो हमें सिग्नल गिवन है उसका हम एनालिसिस कर सकें और ताकि हम उसको फर्दर डिजाइनिंग पर्पस में किस तरीके से यूज कर सकते हैं हम ये देखते हैं। तो ये हमें गिवन है सिग्नल, तो सबसे पहले हमें पता है कि ये पीरियोडिक है तो हम पीरियोडिक है तो इसका पीरियड पता कर लेंगे, या आप ये सिर्फ ये देखो कि हम इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है हम वो पता कर लेते हैं। तो अगर हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर सिग्नल कोई पीरियोडिक है तो फ्रीक्वेंसी पता करने के लिए हम लोगों ने 2 मेथड पढ़ी थी, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मेथड और टाइम डिवीजन मेथड। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मेथड है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मेथड में हमने क्या कहा था कि हमें जो भी इंडिविजुअल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज हैं उनका जो है जो हमें गिवन है उनको हमें एक साथ लिख देना और उसका जीसीडी निकालना है। जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर हमें निकालना है, मतलब जो भी हमने फंडामेंटल इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज निकाली हैं लिखी हैं उन सबको कोई एक हाईएस्ट वैल्यू से डिवाइड होना चाहिए, तो वो हमें वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 2 पाई, सेकेंड है हमारा 4 पाई। तो अगर हम इन दोनों को किसी कॉमन नंबर से डिवाइड करना चाहेंगे तो वो नंबर है 2 पाई। तो जब हमने 2 पाई से डिवाइड किया तो यहाँ रिजल्टेंट क्या आया 1,
और यहाँ रिजल्टेंट क्या आया 2। तो ये जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो हमें बताता है हार्मोनिक की वैल्यू। मतलब ये है कि ये जो हमें गिवन सिग्नल है उसके ये हार्मोनिक है। इसका मतलब ये है कि इस 1 और 2 हार्मोनिक पे हमारे सिग्नल के एक्सपोनेंशियल्स अवेलेबल होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो निकाल लिया और उसकी हेल्प से हमने हार्मोनिक भी निकाल लिए। ओके, तो आप देखेंगे क्वेश्चन में भी यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ये 0 हार्मोनिक पर एम्पलीट्यूड 2 प्रेजेंट है। यहाँ आप देखेंगे फर्स्ट हार्मोनिक पर एम्पलीट्यूड 4 है और वो कॉस के फॉर्म में है, मतलब कॉस सिग्नल का एम्पलीट्यूड 4 है। और यहाँ पर आप देखेंगे सेकेंड हार्मोनिक में हमारा जो सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड 4 है। तो जब आप ये आपने ये पता कर लिया तो अब हम एक बार इसे एक्सपांड करके देख लेते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो आप xt है, xt को ये हमें गिवन है, हमने ओमेगा नॉट के फॉर्म में लिख लिया। नाउ अब हम जानते हैं कि cos थीटा का फॉर्मूला आता है cos थीटा इक्वल टू e टू द पावर j थीटा, सॉरी ये e टू द पावर में है, cos थीटा होता है e टू द पावर j थीटा प्लस e टू द पावर माइनस j थीटा बाय 2। सिमिलरली साइन थीटा का फॉर्मूला होता है e टू द पावर j थीटा माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ j थीटा बाय ऑफ 2। तो ये हमें पता चल गया फॉर्मूला। नाउ अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि अगर 2 है तो 2 को e टू द पावर के टर्म में लिखना है तो ये 0 लिख देंगे, तो ये हो गया। नाउ प्लस 4 cos थीटा को हम ब्रेक कर सकते हैं e टू द पावर j थीटा प्लस e टू द पावर माइनस j थीटा बाय 2। तो यहाँ हो गया e टू द पावर j थीटा हमारा क्या है ओमेगा नॉट टी, तो ओमेगा नॉट टी प्लस ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी। यहाँ जो बाय 2 था तो ये 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ बचा 2, तो ये 2 और 2 कोएफिशिएंट्स में आ गए। प्लस आप सिमिलरली इस टर्म को भी ब्रेक करोगे तो फॉर्मूला होता है e टू द पावर जे थीटा माइनस e टू द पावर माइनस जे थीटा अपॉन 2j। तो आप इसको लिख दोगे e टू द पावर j 2 ओमेगा नॉट टी माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ j 2 ओमेगा नॉट टी डिवाइड बाय में 2j है। तो आप जब इस 8 को डिवाइड बाय 2j करोगे तो ये हो जाएगा 4 बाय j, तो यहाँ पर आपका 4 बाय j आ गया। अब आप ये जो सीरीज हमको दिख रही है, जो एक्सपांशन हमें दिख रहा है, उसको हम एक फर्दर इस इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया है xt इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ k इक्वल्स टू माइनस 2 टू 2 a ऑफ k टू द पावर j k ओमेगा नॉट t। तो जब आप इसे एक्सपांड करोगे तो किस तरीके से हम एक्सपांड करते हैं, लाइक अगर ले लीजिए k इक्वल्स टू 2, हम k इक्वल्स टू हमने 0 लिया, तो जब आप यहाँ 0 की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो गया a नॉट, और यहाँ 0 पुट करोगे तो e टू द पावर 0 1, तो ये सिंपली हो जाता है a नॉट। जब आप यहाँ a की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा a1 e टू द पावर j ओमेगा नॉट टी, प्लस अगर आप a की वैल्यू 1 पुट करोगे तो a माइनस 1 e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट टी। सिमिलरली 2 और माइनस 2 पुट करोगे तो ये हो गया। तो जब आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे, तो जब इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ a नॉट की वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म में e टू द पावर j ओमेगा नॉट टी है, e टू द पावर j ओमेगा नॉट टी है, तो यहाँ 2 है और यहाँ a1 है, इसका मतलब a1 की वैल्यू 2 हो गई। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म में भी आप ये देखिए कि यहाँ 2 है और यहाँ a माइनस 1 है, e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट टी माइनस j ओमेगा नॉट टी सेम है, इसका मतलब a माइनस 1 की वैल्यू 2 हो गई। सिमिलरली a2 की वैल्यू माइनस 4j, जब आप कंपेयर करोगे a माइनस 2 की वैल्यू प्लस 4j आ गई जब आप इसे कंपेयर करोगे। तो ये जो वैल्यूज निकली हैं ये वैल्यूज बेसिकली हमारा कहलाता है कोइफिशिएंट हो गए। ठीक है, जो फोरियर जो हम सीरीज को जब हम एक्सपांड कर रहे हैं, जो एक्सपांशन हम फोरियर सीरीज देख रहे हैं, तो उस फोरियर सीरीज के ये कोएफिशिएंट्स हो गए। तो जब आपने यहाँ कंपेयर किया तो हमें ये वैल्यू आ गई। तो फाइनली तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें कोई सिग्नल गिवन है xt और अब अगर हम उसे फोरियर सीरीज के फॉर्म में लिखना चाहते हैं या एक्सपांड करना चाहते हैं, तो अगर हम इस टर्म में इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट कर दें तो हमें वो फोरियर एक्सपांशन मिल जाएगा। तो फाइनली जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है कि अगर हमें कोई फोरियर सीरीज x ऑफ t गिवन है तो अगर हम उसे फोरियर सीरीज के फॉर्म में एक्सपांड, मतलब साइन और कॉस वेव या उसको भी फर्दर सॉल्व करके एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में अगर उसे ब्रेक करना चाहते हैं तो वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x ऑफ t इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ k इज इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट a ऑफ k इंटू e टू द पावर j के ओमेगा नॉट
टी, जहां पर जो ए के है मतलब A0, A-1, A1, A2, A-2, ये जो है ये हमारे हुए फोरियर कोएफिशिएंट्स हो गए, ओमेगा नॉट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गया, के जो है के हमारी हार्मोनिक की वैल्यू हो गई। हार्मोनिक की वैल्यू मतलब किस हार्मोनिक पे साइन और कॉस वेव का सिग्नल जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फर्दर जब हम आपको एक क्वेश्चन कराएंगे ना तो ये आपको हार्मोनिक वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो हार्मोनिक है वो किस तरीके से हम लोग यूज कर रहे हैं। तो फर्दर जो हमने प्रीवियस ये सॉल्यूशन देखा उसको एक्सपांड करने का तरीका देखा, तो ये देखने के बाद हम हमारे पास दो इक्वेशन आती है, एक आती है एनालाइज इक्वेशन, एक आती है सिंथेसिस इक्वेशन। ठीक है, तो वो इक्वेशंस हैं, वो इक्वेशंस हमें क्या बोलती हैं, हमें ये बोलती हैं कि अगर मान लीजिए हमें एक्स ऑफ टी गिवन है तो हम उसे इस तरीके से फोरियर सीरीज में ब्रेक करके एनालाइज कर सकते हैं, मतलब उसे लिख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी सिंथेसिस इक्वेशन कि आप उसे मतलब एक किस तरीके से आप उसे ब्रेक कर सकते हो, तो इस इक्वेशन को बोलते हैं सिंथेसिस इक्वेशन। और दूसरी है कि अगर आपको कोइफिशिएंट्स पता करना है, ठीक है, अगर फोरियर सीरीज है, अगर आपको उसके कोएफिशिएंट्स पता करना है तो आप वो पता कर सकते हो इस तरीके से 1/t, टी है जो वो टाइम पीरियड है जो भी हमें क्वेश्चन गिवन है, और x ऑफ टी इंटू e⁻j ओमेगा नॉट टी dt। तो इस इक्वेशन की हेल्प से आप जो भी सिग्नल हमें गिवन है उसको एनालाइज करते हो, बिकॉज आपको कोएफिशिएंट्स पता चल गए तो आप उसकी हेल्प से सिग्नल को एनालाइज कर सकते हो फॉर फर्दर डिजाइनिंग प्रोसेस। ठीक है, आप फर्दर जो भी अपना सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें आप इस तरीके से उसे एनालाइज कर सकते हो। तो ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अगर हम पीरियोडिक सिग्नल की बात करें तो ही उसका फोरियर सीरीज निकलेगा, और अगर हम उसका फोरियर सीरीज निकालना चाहते हैं तो या तो आप जैसे हमने किया है उसे एक्सपांड कर लें, अदरवाइज दो फॉर्मूला है, आप वो फॉर्मूला याद कर लीजिए या फॉर्मूले को अच्छे से समझ लीजिए, समझ के भी आप इसकी हेल्प से फोरियर सीरीज निकाल सकते हैं। ओके, तो नाउ अब आप देखिए कि इसमें जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से बनता है। तो क्वेश्चन हमें एक गिवन है, हम कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन हमें गिवन है एक्स टी इज इक्वल्स टू 2 प्लस कॉस 2π/3 प्लस 4 साइन 5π/3 टी। ओके, तो ये हमें क्वेश्चन गिवन है और हमसे कहा गया है कि इसे हमें एनालाइज करना है, एनालाइज एक्स ऑफ टी। तो जब हम एनालाइज करना चाहते हैं तो एनालाइज में आप देखिए एनालिसिस इक्वेशन ए है, इसका मतलब ये है कि हमें जो फोरियर सीरीज जो हम एक्सपांडेड फॉर्म में हम बोल रहे हैं, जो हम ये वाला एक्सपांडेड फॉर्म हम बोल रहे हैं, हमें ये पता करना है एंड इसकी हेल्प से हम इसका एनालिसिस करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमें ये क्वेश्चन गिवन है और एक्स को एनालाइज करना है, मतलब हमें ए ऑफ के की वैल्यू पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो इसका सॉल्यूशन होगा उसके लिए हम ओमेगा नॉट की वैल्यू निकालेंगे। तो ओमेगा नॉट कैसे निकलेगा, वो निकलेगा GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो है 2π/3 एंड दूसरी है 5π/3। तो यहाँ हमें हाईएस्ट वैल्यू देखना है जिससे ये दोनों टर्म डिवाइड हो जाए। तो यहाँ हम देखेंगे π/3, तो ये आ गया π/3 और हार्मोनिक कितना आया, जब आप यहाँ π/3 से डिवाइड करोगे तो सेकेंड, और यहाँ हार्मोनिक आया फिफ्थ। ठीक है, तो यहाँ आपको इसका मतलब ये है कि ये सेकेंड हार्मोनिक का टर्म हो गया, ये फिफ्थ हार्मोनिक का टर्म हो गया और यहाँ कुछ नहीं है तो इस 0th हार्मोनिक का टर्म हो गया। तो ये चीज हमने पता कर लिया। नाउ अब हम xt जो है उस xt को लिख सकते हैं, xt इज इक्वल्स टू 2 प्लस कॉस 2 ओमेगा नॉट टी प्लस 4 साइन 5 ओमेगा नॉट टी। अब हमने ये लिख लिया, अब हमें इसे साइन एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में e⁻j के टर्म में इसे ब्रेक करना है, मतलब साइन कॉस का हम यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे। तो जब आप यहाँ साइन कॉस का फॉर्मूला लगा दोगे तो ये हो जाएगा एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू 2 प्लस, यहाँ पे 2 नहीं है तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 e⁻j 2 ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 e⁻ - of j 2 ओमेगा नॉट
t प्लस 2/j e to the power j 5 ओमेगा नॉट t माइनस 2/j e to the power माइनस ऑफ j 5 ओमेगा नॉट t। तो आपने ये जो हमें गिवन इक्वेशन थी, क्वेश्चन था, उसे हमने एक्सपांड कर लिया। एंड जब आप इसे एक्सपांड करोगे तो आप यहाँ से देखोगे ए नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है। जब हम इसे एक्सपांड करेंगे तो एक्सपांड करने के बाद देखेंगे ए नॉट इज इक्वल्स टू 2 आ रहा है यहाँ से। एंड सिमिलरली जब आप ये देखोगे कि सेकेंड हार्मोनिक की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आ रही है 2। तो जब k की वैल्यू 2 आ रही है तो a ऑफ 2 कितना हुआ 1/2। सिमिलरली आप देखोगे a ऑफ माइनस ऑफ 2 कितना हुआ, तो वो भी हुआ 1/2। सिमिलरली जब आप यहाँ फिफ्थ हार्मोनिक की बात कर रहे हो तो a ऑफ 5 कितना हुआ 2/j। ओके, एंड यहाँ से आप और निकालोगे a ऑफ -5, तो a ऑफ -5 हो जाएगा माइनस ऑफ 2/j। तो यहाँ से तो आपने हार्मोन कोएफिशिएंट्स जो फोरियर सीरीज का कोएफिशिएंट्स है आपने उसकी वैल्यू निकाल ली है। अब आप देखेंगे कि हम इसकी हेल्प से जो मैग्नीट्यूड है और जो एंगल है, जो फेस प्लॉट है, हम वो भी प्लॉट कर सकते हैं फॉर टू एनालाइज दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको अगर मैग्नीट्यूड और फेज एंगल भी पता करना है तो हमें मैग्नीट्यूड और एंगल भी पता होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला होता है? मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन गिवन है और उसमें अगर आपको मैग्नीट्यूड पता करना है तो मैग्नीट्यूड के लिए वैल्यू होगी रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। तो इसकी हेल्प से आप मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकाल सकते हो। और अगर आप एंगल निकालना चाहते हो तो एंगल हो गया tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले की हेल्प से आप मैग्नीट्यूड और फेज प्लॉट भी कर सकते हो। ये जो हमने एक्सपांड किया है इक्वेशन का, तो हम इससे फर्दर जो एनालिसिस है वो हमारा और इजी हो जाएगा। तो आइए हम निकाल के देख लेते हैं। तो मान लीजिए ये ए नॉट है और अगर ए नॉट यहाँ गिवन है तो हमें उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा? मैग्नीट्यूड 2 ही रहेगा, बिकॉज आप इमेजिनरी तो गिवन नहीं है, अंडरस्कोर 2 स्क्वायर करोगे तो ये 2 ही रहेगा। तो यहाँ से आप देखोगे तो आपका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो 2 आ रहा है और एंगल तो आपको कुछ गिवन ही नहीं है, तो एंगल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम इसे थोड़ा सा यहाँ साइड में लिख देते हैं, ये वैल्यू यहाँ लिख देते हैं a ऑफ -5 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2/j। नाउ अब हम सेकेंड टर्म की बात करते हैं a2 के बारे में। तो a2 का जो है हमें उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, एंगल भी निकालना है। तो अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो सेम ये यहाँ पे भी कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, रियल ही है। तो रियल को आप यहाँ स्क्वायर करके करोगे तो 1/2 ही आना है। तो यहाँ आप 1/2 ले आओगे, इसकी एंगल भी कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। सिमिलरली आप यहाँ पर भी पता करोगे तो इसकी वैल्यू भी 1/2 एंगल ऑफ 0 आएगा। नाउ अब हम A5 जो फिफ्थ हार्मोनिक है उसकी बात करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे रियल और इमेजिनरी निकालोगे तो यहाँ देखोगे रियल पार्ट तो 0 है, लेकिन यहाँ पर हमें इमेजिनरी पार्ट गिवन है। इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो जब आप यहाँ स्क्वायर करोगे तो आपके पास आप देखोगे तो इसे माइनस ऑफ 2j हम लिख सकते हैं। 2j इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2j। तो इस माइनस ऑफ 2j को आप जब यहाँ लेकर के मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू आएगी 2, बिकॉज आप -2j को स्क्वायर भी कर दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 मतलब 2 का स्क्वायर करोगे फिर उसका अंडर रूट निकालोगे तो 2 ही आना है। तो ये हो जाएगा, इसकी अगेन वैल्यू आ जाएगी, मैग्नीट्यूड तो 2 आ जाएगा, लेकिन जब आप इसका एंगल निकालोगे तो एंगल आपका आएगा माइनस ऑफ π/2। ठीक है, सिमिलरली जब आप यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड और एंगल निकालोगे तो मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा 2 और यहाँ पर एंगल आ जाएगा प्लस π/2। तो आपने देखा हमने मैग्नीट्यूड और एंगल की वैल्यू यहाँ पर निकाली है। नाउ अब हम जो ये सारी जो वैल्यूज निकली है अब हम इसका प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, तो जब आप इसे प्लॉट करोगे तो इस तरीके से इसका प्लॉट आएगा और हम हार्मोनिक जो है
उस पर इसकी वैल्यू प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये ड्रॉ कर लिया है और ये kth हार्मोनिक की हम बात करें तो आप देखिए जब k की वैल्यू 0 थी तो उस वक्त कितना एम्पलीट्यूड था। आप देखिए जब हम जीरो हार्मोनिक की बात करें तो उस वक्त एम्पलीट्यूड था 2, तो यहाँ हम 2 एम्पलीट्यूड का ड्रॉ कर देंगे सिग्नल। तो ये 2 एम्पलीट्यूड हो गया। नाउ अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट हार्मोनिक है हमारा सेकंड, इसका मतलब सेकंड मतलब 2 और -2 पर भी जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ रहा है 1/2, लेकिन एंगल आ रहा है 0। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे 2 और -2 पर भी एम्पलीट्यूड 1/2 कर देंगे। तो ये -2 ये +2 तो ये 1/2 एम्पलीट्यूड का हमने कर्व ड्रॉ कर दिया। अब सिमिलरली आप ये जो है ये हम मैग्नीट्यूड प्लॉट कर रहे हैं ए ऑफ के, ठीक है। तो सिमिलरली आप इसका फेज भी प्लॉट कर सकते हैं ए ऑफ के, तो इस वो हम प्लॉट कर देते हैं यहाँ पर ताकि दोनों चीज हमें समझ में आ जाएगी। ये सेकेंड हार्मोनिक के लिए हो गया, ये -2 का फेज, ये +2 का फेज। सिमिलरली अब हमें -5 की वैल्यू पता करना है बिकॉज 5 और -5 पे हार्मोनिक पे हमें मैग्नीट्यूड और फेज प्लॉट चाहिए। तो ये हमने -5 ले लिया और ये +5 ले लिया। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम फेज प्लॉट में भी यहाँ पे वैल्यू ले लेंगे। तो ये -5 का एंगल हो गया और ये +5 का एंगल हो गया। तो हमने देखा कि -2 और +2 हार्मोनिक पे एम्पलीट्यूड हाफ था, तो वो हमने प्लॉट कर दिया। नाउ अब हम देखेंगे कि 5 और -5 पर जो है वो मैग्नीट्यूड तो 2 आया है, लेकिन उसका जो एंगल आया है मतलब जो उसका हाँ एंगल जो है वो कितना है -π/2 और +π/2 फेज जो है। तो 5 पे -π/2 है और -5/2 पे। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं -5 पे कितना एम्पलीट्यूड था 2। तो 2 एम्पलीट्यूड का सिग्नल हमने यहाँ पर भी 2 एम्पलीट्यूड की वैल्यू यहाँ पर भी ड्रॉ कर दी है। तो ये 2 हुआ और एंगल देखिए एंगल कितना आ रहा है 5 पे हमारा आ रहा है -π/2 और -5 पे +π/2। तो नेक्स्ट -5 पे -π/2 तो ये हो गया -π/2 सॉरी कितना था -5 पर -5 पे +π/2 तो -5 पे ये +π/2 और +5 पे जो था वो था -π/2 तो ये -π/2 फिफ्थ हार्मोनिक पे। तो इस तरीके से जैसे हमें जो भी क्वेश्चन गिवन होता है तो उसके एनालिसिस करने के लिए हम उसे पहले तो फोरियर सीरीज के फॉर्म में ब्रेक करते हैं एंड देन ब्रेक करने के बाद में सिग्नल का मैग्नीट्यूड और एंगल फेज प्लॉट हम करके उसका अच्छे से स्टडी कर सकते हैं ताकि हम उसका फर्दर जो है वो सिग्नल का एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये तो हमने ड्रॉ कर लिया। अब आप देखेंगे कि अगर हमारा जो सिग्नल है आप देख रहे थे यहाँ पे प्रीवियस हमारा सिग्नल कंटिन्यूस सिग्नल था, साइन और कॉस वेव था, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें ये याद रखना है कि अगर हम कंटिन्यूस सिग्नल का फोरियर सीरीज के फॉर्म में एक्सपांशन करते हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड और जो फेज प्लॉट होता है वो हमेशा डिस्क्रीट एंड अपीरियोडिक होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। और हमें ये याद रखना है कि अगर हम सेम अगर रियल पीरियोडिक सिग्नल का हम अगर मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम देखें, ये मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम देखें तो वो हमेशा इवन फंक्शन होगा, ठीक है। वो हमेशा इवन फंक्शन होगा और जो फेज स्पेक्ट्रम होता है वो हमेशा ऑड फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, इवन फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हमें दो चीज याद रखना है कि अगर हम पीरियोडिक सिग्नल कोई भी रियल पीरियोडिक सिग्नल है उसका मैग्नीट्यूड और फेज प्लॉट अगर हम कर रहे हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड कर्व होगा वो हमेशा इवन फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, मतलब वो हमेशा इवन होगा और डिस्क्रीट होगा।
सिमिलरली अगर हम फेज प्लॉट की हम बात करते हैं तो वो हमेशा ऑड होगा और वो डिस्क्रीट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मैग्नीट्यूड एंड फेज प्लॉट भी देख लिया। नाउ अब हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि उस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि कुछ वैल्यूज गिवन है, लाइक बोला जा रहा है कि कोई फंडामेंटल कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक सिग्नल xt है और उसका जो फंडामेंटल पीरियड है, दैट मीन्स उसका जो टाइम पीरियड है वो है 8 सेकेंड का हमें गिवन है। एंड हमें कहा गया है कि a ऑफ 1 इज इक्वल्स टू a ऑफ -1 की वैल्यू गिवन है 2। सिमिलरली a ऑफ 3 इज इक्वल्स टू a ऑफ -3 कॉन्जुगेट की वैल्यू हमें गिवन है 4 ऑफ j। एंड कहा गया है कि हमें सिंथेसाइज करना है, सिंथेसाइज x ऑफ t। तो सिंथेसाइज के लिए हमें क्या फॉर्मूला था, सिंथेसाइज का मतलब है हमें x ऑफ t की जो वैल्यू है हमें वो पता करना है, मतलब जो सिग्नल है हमें वो पता करना है, हमें जो कोएफिशिएंट्स वगैरह है वो गिवन है। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से ओमेगा नॉट की वैल्यू पता कर लेते हैं। तो ओमेगा नॉट कितना होता है 2π/t, तो ये हो गया 2π/8, दैट मीन्स π/4 रेडियन पर सेकेंड। ओके, अब यहाँ से कोएफिशिएंट हमें a1 a-1 a3 a-3 हमें गिवन है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो a1 है वो 2 है, a2 है वो भी 2 है, यहाँ से हम देखते हैं a3 है वो 4 ऑफ j है। अब यहाँ हमें गिवन है a ऑफ -3 कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब हमें गिवन है 4 ऑफ j। कॉन्जुगेट का मतलब आपको क्या होता है, जहां पे भी मतलब जो इमेजिनरी पार्ट हमें गिवन है उसमें हम माइनस ऑफ साइन लगा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, -4j हो जाएगा। अगर हम यहाँ से a ऑफ -3 की वैल्यू निकालते हैं, कॉन्जुगेट अगर हम हटाना चाहते हैं तो हमें इमेजिनरी पार्ट में साइन चेंज कर देना होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस करना होगा, तो ये हो जाएगा -4j। तो यहाँ से हमने a ऑफ -3 की भी वैल्यू भी पता कर ली। तो हमें सिंथेसाइज करना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है xt इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ k इज इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट a ऑफ k इंटू e टू द पावर j k ओमेगा नॉट t। हमें इसमें वैल्यूज रखना है, तो आइए हम रखते हैं, यही इसको एक्सपांड कर देते हैं। तो ये सबसे पहले हमें जीरो गिवन नहीं, तो जीरो हम लेंगे नहीं, a1 लेंगे, तो ये हुआ a ऑफ 1 e टू द पावर j ओमेगा नॉट t प्लस a ऑफ -1 e टू द पावर माइनस ऑफ j ओमेगा नॉट t प्लस उसके बाद हमें थर्ड हार्मोनिक गिवन है, तो ये हो गया a3 e टू द पावर j 3 ओमेगा नॉट t प्लस a ऑफ -3 e टू द पावर माइनस ऑफ j 3 ओमेगा नॉट t। नाउ अब हम इसमें जो है इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, a1 a-1 a3 a-3 की वैल्यू पुट करके। तो जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने ये जो दोनों टर्म है, इन दोनों टर्म्स में से हमें वैल्यू गिवन है 2, तो हमने यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया है, a1 और a-1 की वैल्यू रखने का 2 कॉमन निकाल लिया है। और यहाँ पर e टू द पावर j ओमेगा t प्लस e टू द पावर माइनस j ओमेगा t, मतलब हम इसे साइन और कॉस के फॉर्म में ब्रेक करना लिखना चाहते हैं, तो हम इसे लिखते हैं e टू द पावर j ओमेगा नॉट t प्लस e टू द पावर माइनस ऑफ j ओमेगा नॉट t। तो अगर हम यहाँ पर कॉस का फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, तो कॉस के फॉर्मूले के लिए बस हमें यहाँ बेस में 2 की जरूरत है, तो हमने यहाँ 2 लगा दिया और मल्टीप्लाई 2 कर दिया। सिमिलरली ये जो दोनों टर्म है, भी हमने इन दोनों टर्म को सॉल्व किया। नाउ अब हम इन दोनों टर्म को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ हमने a3 और a-3 की वैल्यू है 4j, ठीक है, तो यहाँ से हमने 4 ऑफ j कॉमन निकाल लिया है। और यहाँ जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाता है e टू द पावर j 3 ओमेगा नॉट t माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ j 3 ओमेगा नॉट t।
तो अब ये यहाँ साइन का फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन साइन के फॉर्मूले के लिए हमें 2j से डिवाइड करना होगा, तो यहाँ हम 2j से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4 cos ओमेगा नॉट टी माइनस, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो प्लस साइन है ये माइनस हो जाएगा, बिकॉज 4 टू जा 8 और जे स्क्वायर इक्वल्स टू होता है -1, तो ये हो गया -8 और ये टर्म हो गई साइन 3 ओमेगा नॉट टी। ठीक है, और अगर आप और इससे फर्दर रखना चाहते हैं तो ओमेगा नॉट की वैल्यू आप π/4 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 cos π/4 t माइनस ऑफ 8 साइन 3 π/4 t। तो ये जो हमें गिवन क्वेश्चन है उसकी सिंथेसाइज इक्वेशन xt हमने पता कर ली है। ओके, तो इस तरीके से हम फोरियर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम कर सकते हैं। बेसिकली फोरियर सीरीज हमें जो हमें क्वेश्चन में जैसे पीरियोडिक सिग्नल अगर कोई भी गिवन है तो उस पीरियोडिक सिग्नल को हम किस तरीके से एक्सपांड कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल टर्म में या साइन कॉस के टर्म में, एंड देन उसको हम फर्दर किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, इसके लिए यूजफुल होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।